जहां एक तरफ चीन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन ने अपने आर्थिक नुकसान पर एक रिपोर्ट जारी किया है और इन सब के पीछे ये साफ साफ दिख रहा है कि जिनपिंग की वजह से चीन तबाह हो रहा है। और दोस्तों अब हालात शी जिनपिंग के लिए ऐसे बन गए हैं कि थूक कर चाटने की नौबत आ गई है। और दोस्तों चीन ने आनंद फानन में रातों रात फैसला भी ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ G20 की मीटिंग में बवाल मचा और इस बवाल में सबसे बड़ा धक्का अमेरिका को लगा। तो वहीं इंडोनेशिया और भारत ने अलग ही खेल खेल दिया। दोस्तों आखिरकार क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जी हाँ, अपनी अर्थव्यवस्था पर उछलने वाले चीन की अब हर एक नीति विफल होती जा रही है। दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ बोला था हाँ चीन ने ही कोरोना फैलाया था, सिर्फ इसी बात पर चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया था। और एक्शन लेकर सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने आने वाले शराब पर बैन लगा दिया और सोचा कि अब ऑस्ट्रेलिया ही झुक जाएगा। लेकिन दोस्तों मामला और बिगड़ गया, जिसके बाद गुस्से में आए चीन के बाकायदा राजदूतों ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया में थे, तथा चीन के पूर्व राजदूत ने ऑस्ट्रेलिया को सरेआम ट्विटर पर धमकी देना शुरू कर दिया। जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कहा था कि हम तुम्हें सबक सिखाकर रहेंगे, हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। तो ऐसे बहुत से आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे जहां से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों इसके बाद बौखलाया हुआ चीन ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उसे और गुस्सा आया और उसने ऑस्ट्रेलिया के कोयले पर भी बैन लगा दिया। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का कोयला बड़े रूप से चीन के स्टील प्लांट में इस्तेमाल होता था। अब दोस्तों चीन ने ऑस्ट्रेलिया के कोयले पर बैन लगाकर ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि दोस्तों उस समय चीन को रूस का साथ मिल गया था। तो कोयले के आयात के लिए चीन के पास ऑप्शंस बहुत थे। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टील प्लांट में पड़ा इतना सारा कोयला अब समस्या बन गई थी, क्योंकि चीन ने तो आयात करना बंद कर दिया। अब दोस्तों इस समय भारत ने सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया के साथ डील की, जो कोयला आप चीन को भेजते थे वो कोयला आप हमें भेज दो। और धीरे धीरे कोयले की कुछ मात्रा ऑस्ट्रेलिया से भारत आने लगी। अब दोस्तों जहां भारत को अपने ऊर्जा संकट से बचाव मिल गया, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को कोयले का एक नया ग्राहक मिल गया। ये सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उधर जब चीन ने रूस के साथ डील की, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, तब रूस जिस बंदरगाह से कोयला भेजता था उस पोर्ट में आग लग गई, वो पोर्ट तबाह हो गया, जिसकी वजह से रूस ने चीन को कहा कि अभी हम आपको महीनों कोयला नहीं भेज सकेंगे। वहीं भारत ने कोयला भेजना जारी रखा। अब दोस्तों हुआ ये कि कोयले की कमी चीन के स्टील प्लांट में पड़ने लगी। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि चीन की जो वर्तमान में अर्थव्यवस्था है, उसमें एक बड़ा कारण उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और आप तो जानते ही हो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि में स्टील की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब दोस्तों एक रणनीति जैसे ही फील हुई कि चीन में जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उन्हें ये लगा कि कहीं देश और भी ज्यादा ये न सोचने लगे कि जिनपिंग की नीतियां खराब है, और उन्होंने एक बहाना ढूंढा लॉकडाउन का। इन्होंने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों यहाँ चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग लोगों को, आम जनता को तो पागल बना सकते हैं, लेकिन जो व्यापारी है, जो बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं, उनको सरकार कैसे पागल बना पाती है। अब इसी कारण ये हुआ कि जो चीन के अरबपति हैं जैसे जैक मा, उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया कि कहीं न कहीं चीन की राष्ट्रपति की आर्थिक नीति और विदेश नीति ठीक नहीं है। अब दोस्तों बोलना ही काफी था, उससे पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इन बड़े बड़े बिजनेसमैन को उठाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों जो भी शी जिनपिंग के खिलाफ बोलता है वो फिर बोलने लायक ही नहीं रहता है, या फिर दुनिया में नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों शी जिनपिंग ने ये जो बड़ी बड़ी चीनी व्यापारियों को जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनका उठाना शुरू किया। बस उसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से गिरने लगी। दरअसल दोस्तों अपनी बेइज्जती छुपाने चला ये शी जिनपिंग अपने ही जाल में फंस गया। दोस्तों मंद बुद्धि शी जिनपिंग को इतनी भी भनक नहीं लगी कि उनको अगर मैं किडनैप करने लगूंगा तो इनके द्वारा करोड़ों अरबों डॉलर की चलाई जा रही कंपनियों को कौन संभालेगा, क्योंकि चीन से सारी कंपनियां पैसे को लेकर एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अब दोस्तों हुआ ये कि अलीबाबा और चीन की दूसरी टेक कंपनी बड़ी तेजी से चीन की अर्थव्यवस्था में काम कर रही थी और बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा था। लेकिन दोस्तों घमंडी शी जिनपिंग को ये लगा कि अगर अब इनको चुप नहीं कराया गया तो कल इन्हीं में से किसी कंपनी का मालिक आकर मुझे चैलेंज कर देगा। और ये सोच करके शी जिनपिंग ने इन सब की बड़ी बड़ी चीनी कंपनियों के मालिक को, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से शी जिनपिंग के खिलाफ बोल रहे हैं, उन सबको उठाकर चीन ने नजरबंद कर दिया है। अब दोस्तों जिस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए घमंडी शी जिनपिंग ये सब कर रहा था, वही अर्थव्यवस्था अब तेजी से लुढ़कती नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण शी जिनपिंग का लॉकडाउन का फॉर्मूला और सभी व्यापारियों को नजरबंद करना बताया जा रहा है। अब दोस्तों ये सारी समस्याएं कहीं न कहीं जाकर चीन के इंडस्ट्रीज पर असर डालने लगी है। एप्पल प्लांट लेकर भागा टेस्ला में भारी गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों जिसके बाद चीन ने अपने मुनाफे का डाटा जारी किया है, जिसमें ये बताए हैं कि चीन की जो विकास दर रही है पिछले कुछ वर्षों में वो मात्र 0.4% रही है, खासकर चीन जैसे विशाल देश के लिए जिसका पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जा है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ G20 में भारत धमाल मचा रहा है। अब दोस्तों दरअसल इस साल नवंबर महीने में इंडोनेशिया में मीटिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही भारत ने पूरी मीटिंग में तहलका मचा कर रखा है। G20 के सारे देश भारत की हाँ में हाँ मिला रहे हैं।
दरअसल दोस्तों नवंबर में होने वाली इस मीटिंग को अमेरिका राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ऐसा करने का प्रयास कर रहा है। अब दोस्तों G7 हो या G20 हो, ये संगठन आर्थिक अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के आधार पर बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों अर्थव्यवस्था के लिए खास तौर पर बने हुए प्लेटफॉर्म को अमेरिका राजनीतिक रूप देने की कोशिश करना चाह रहा है और ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए करना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे G20 की मीटिंग करीब आने वाली है, वैसे वैसे अब भारत की हुकूमत G20 में देखने को मिल रही है, जहां भारत अपने सच्चे दोस्त रूस को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से दूसरे देशों में भारत का साथ दे रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि दूसरे देश भी अमेरिका के इस विचार से सहमत नहीं हैं। अब दोस्तों G20 के बाकी सदस्य देश भारत का रुख अपना रहे हैं और भारत के अनुसार चलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये G20 मंच आर्थिक मामलों पर सहमति के लिए बना था, तो उनको वही करना चाहिए, न कि कोई देश इसका आपसी राजनीति के लिए उपयोग करे। अब दोस्तों वर्तमान में G20 के सभी सदस्य देश का एक ही मकसद है कि वर्तमान में रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में गेहूं की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध से पहले रूस और यूक्रेन पूरी दुनिया में जितना गेहूं का एक्सपोर्ट होता था, उसका तकरीबन 30% रूस और यूक्रेन किया करते थे। अब दोस्तों युद्ध के बाद दोनों देशों के हालात काफी खस्ता हैं और दोनों देश में कृषि भूमि काफी खराब हो गई है युद्ध के कारण। और अब सबकी निगाहें भारत पर, जहां भारत गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है तो वहीं चीन पहले स्थान पर है। वहीं दोस्तों भारत के सामने समस्या ये है कि भारत ने उत्पादन को बहुत किया है, लेकिन भारत के घरेलू उपभोग में ही ज्यादातर गेहूं खप जाता है। लेकिन दोस्तों पिछले 2 वर्षों से भारत में गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है, जिसके बाद अब भारत पूरे विश्व में यूरोप से लेकर मिस्र और अरब देश में गेहूं का निर्यात कर रहा है। तो दोस्तों जो हाल शी जिनपिंग ने चीन की अर्थव्यवस्था का किया है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।